प्यारे बच्चों, लास्ट टॉपिक हमने स्टार्ट किया था रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। इसकी लिमिटेशन क्या है? क्या रीजन थे जिसकी वजह से रदरफोर्ड मॉडल को रिजेक्ट किया गया? फर्स्ट रीजन, इट कांट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। जिस टाइम रदरफोर्ड ने अपना मॉडल प्रपोज किया था तो उस टाइम एक थ्योरी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। उसके अकॉर्डिंग अगर कोई चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के अराउंड रिवॉल्व करता है तो उस केस में उसको अपनी एनर्जी का लॉस करना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। और आपको पता है एटम में इलेक्ट्रॉन जिसके पास नेगेटिव चार्ज है न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। इसका मीनिंग इलेक्ट्रॉन को कॉन्टिन्यूसली एनर्जी का लॉस करना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। जब ये एनर्जी का लॉस करेगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम होता जाएगा। अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन को कहां पर चले जाना चाहिए? न्यूक्लियस में चला जाना चाहिए। इसका मीनिंग एटम को डिस्ट्रक्ट हो जाना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली हमें पता है मैटर एग्जिस्ट करता है, एटम एग्जिस्ट करता है, तो इसके अकॉर्डिंग एटम को एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। अब एटम एग्जिस्ट क्यों कर पा रहा है? रदरफोर्ड इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दिस इज फर्स्ट लिमिटेशन। तो यहां पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कह रहे हैं, जब एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के अराउंड रिवॉल्व करेगा तो वो अपनी एनर्जी का लॉस करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। जब एनर्जी का लॉस होता है तो चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम होता जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को अल्टीमेटली स्पाइरल पाथ फॉलो करते हुए न्यूक्लियस में चला जाना चाहिए। इसका मीनिंग अब कोई चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट ही नहीं होना चाहिए। एटम को क्या हो जाना चाहिए? डिस्ट्रक्ट हो जाना चाहिए। लेकिन एटम यूज कर रहा है, इस चीज को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए। सेकंड लिमिटेशन, इट कांट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। स्पेक्ट्रम क्या होता है? पैटर्न ऑफ कलर्स। जैसे हम प्रिज्म में से व्हाइट लाइट को पास करते हैं तो आपको विब्ग्योर पैटर्न मिलता है, तो उसे भी हम क्या कहेंगे? स्पेक्ट्रम ही कहेंगे। तो जब हम हाइड्रोजन लाइट को प्रिज्म में से पास करते हैं जो लाइन टाइप का पैटर्न हमें मिलेगा वो क्यों अराइज हो रहा है, इस चीज को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये मेन रीजन थे जिसकी वजह से रदरफोर्ड मॉडल को रिजेक्ट किया गया। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। डुअल का मीनिंग है दो टाइप। रेडिएशन दो टाइप का नेचर शो कर रही है। वो कौन कौन से टाइप का है? वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? वेव के अंदर कॉन्टिन्यूटी होती है जबकि पार्टिकल में क्या होगी? डिसकॉन्टिन्यूटी होगी। अगर आप दो पार्टिकल को देखेंगे तो उसमें आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, वेव को आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, वो हमेशा कॉन्टिन्यूटी में होती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप देखना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप खुद को देखना चाहते हैं, मिरर के सामने अगर आप खड़े होंगे तो आपको अपनी इमेज किसकी वजह से दिख रही है? रिफ्लेक्शन की वजह से दिख रही है। जब आपके ऊपर लाइट इंसिडेंट होती है आपकी बॉडी उसे रिफ्लेक्ट करती है।
मिरर उस लाइट को रिसीव करता है और इमेज की फॉर्मेशन करता है। उस इमेज को हम फर्दर रिफ्लेक्शन के थ्रू विजुलाइज करते हैं। और अगर यहां पर डिसकंटिन्यूटी और रेडिएशन में, तो हमारी इमेज एक बार दिखनी चाहिए, फिर डिसअपियर हो जानी चाहिए, फिर दिखनी चाहिए, फिर डिसअपियर हो जानी चाहिए, लेकिन हमें इमेज कॉन्टिन्यूसली दिखाई देती है। इसका मीनिंग वहां पर हम किस चीज को कंसिडर कर सकते हैं? कॉन्टिन्यूटी को कंसिडर कर सकते हैं, वेव नेचर को कंसिडर कर सकते हैं। ऐसे अगर आप पेन या पेंसिल को वाटर में डिप करें तो उस केस में वो आपको बैंड हुई दिखाई देगी। ये किसकी वजह से हो रहा है? रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है। 10th में आपने ऑप्टिक्स में पढ़ा भी होगा रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के बारे में। तो यहां पर सब किसकी वजह से होता है? जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में एंटर करे या डेंसर टू रेयर मीडियम में एंटर करेगी, तो उस केस में वो अपना पाथ चेंज करती है। तो अगर हम डिफरेंट प्लेस से लाइट को रिसीव कर रहे हैं तो पोजीशन भी हमें उसके अकॉर्डिंग ही दिखाई देगी। और ये आपको कॉन्टिन्यूसली दिखाई दे रही है जो बैंड पोजीशन है। तो इसका मीनिंग जो रेडिएशन इंसिडेंट हो रही है वो भी क्या होनी चाहिए? कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए। तो ये भी हम किसके बेस पर एक्सप्लेन कर पा रहे हैं? वेव नेचर के बेस पर एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। तो वेव नेचर के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं? रेडिएशंस आर continuous form of energy। जो रेडिएशन है वो क्या है? continuous form of energy। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट associated with it but perpendicular to each other। मान लीजिए जो लाइट है वो एक्स एक्सिस के अराउंड प्रोपागेट कर रही है, ट्रैवल कर रही है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इसका वाई एक्सिस के अराउंड है। जो मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट होगा वो जेड एक्सिस के अराउंड होगा। तो हम ये कह सकते हैं जिन रेडिएशंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट एसोसिएटेड हो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो होंगे कंपोनेंट, साथ में डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के भी क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। अब ये प्रोड्यूस कैसे होते हैं? जब आप किसी बॉडी को हीट करते हैं, किसी मास को हीट करेंगे, सॉलिड में पार्टिकल फिक्स होते हैं, जब आप उसे हीट करेंगे तो उसके पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे। जब आप स्प्रिंग को वाइब्रेट करते हैं तो वहां से रेडिएशन निकलती है इन द फॉर्म ऑफ साउंड। सिमिलर वे में अगर आप किसी मास को हीट करेंगे तो वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेंगी। क्यों निकलेंगी? क्योंकि उस मास के अंदर चार्ज भी प्रेजेंट है और जो मूविंग चार्ज होता है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इसका मीनिंग मास के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो जब आप ऐसे पार्टिकल को वाइब्रेट करेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है, तो वो जो रेडिएशन रिलीज करेगा उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट भी होगा। इसलिए इन रेडिएशंस को हम क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। travels with speed of light। स्पीड ऑफ लाइट क्या है? 3 into 10 power is to 8 मीटर पर सेकेंड।
डू नॉट रिक्वायर any medium for propagation. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे हम सनलाइट को रिसीव कर रहे हैं, यहां तो एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है लेकिन स्पेस में कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं है, फिर भी हम सनलाइट को रिसीव कर पा रहे हैं। एक्चुअल में सनलाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इनको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्लियर? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, वेव की प्रॉपर्टीज क्या है? वेव क्या, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। वेव का मीनिंग है रिपीटिशन ऑफ इवेंट आफ्टर सर्टेन इंटरवल। फॉर एग्जाम्पल, जो लेक्चर का टाइम है वो हमने फिक्स किया होगा। एक फिक्स टाइम पर हम लेक्चर को रिपीट करते हैं, तो ये क्या है? एक वेव है। जैसे हमने ब्रेकफास्ट का एक टाइम फिक्स किया हुआ है, एक पार्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के बाद वो फिर से रिपीट हो रहा है, तो रिपीटिशन ऑफ इवेंट आफ्टर सर्टेन इंटरवल इज कॉल्ड वेव। वेव को डिस्क्राइब करने के लिए हम कुछ टर्म यूज करते हैं, पैरामीटर्स यूज करते हैं। वो क्या है? यहां पर हम एक वेव को कंसिडर कर रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हैं ये एक इवेंट है, ये फिर से रिपीट हो रहा है। ऐसे हम आगे कॉन्टिन्यूटी में कर सकते हैं। जो पीक पॉइंट है उसे हम बोलते हैं क्रेस्ट, और जो बॉटम पॉइंट है उसे हम बोलते हैं ट्रफ। जो हाइट होगी क्रेस्ट की या फिर ट्रफ की जो डेप्थ होगी उसे हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। किसी भी वेव की जो एनर्जी है रेडिएशन एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगी, और एम्पलीट्यूड किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। इंटेंसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ रेडिएशंस पर यूनिट एरिया। फॉर एग्जाम्पल, समर में हम ज्यादा हीट फील करते हैं क्योंकि हमारी बॉडी के ऊपर ज्यादा रेडिएशन इंसिडेंट होते हैं। विंटर में हम कम हीट फील करते हैं क्योंकि कम रेडिएशन इंसिडेंट होती है। तो जितनी ज्यादा रेडिएशन इंसिडेंट होंगी उतनी ज्यादा रेडिएशन की क्या होगी? एनर्जी होगी। या फिर हम इसको इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अगर हम सेम चीज सब मिलकर एक ही टाइम पर बोले तो हमारी वॉइस लाउड हो जाएगी, वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। डिस्टेंस तभी ज्यादा ट्रेवल कर पाएगी जब उसकी एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। वेव को डिस्क्राइब करने के लिए हम टर्म यूज करते हैं वेवलेंथ, और वेवलेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल लैम्डा से। वेवलेंथ का मीनिंग है लेंथ ऑफ वन वेव। तो यहां पर ये जो डिस्टेंस होगा इसे हम वेवलेंथ कहेंगे। अगेन यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है दैट इज आल्सो वेवलेंथ। आप देख सकते हैं ये पैटर्न फिर से रिपीट हो रहा है, तो यहां पर इसे वन वेव कहेंगे, इसे हम सेकंड वेव कहेंगे, ऐसे थर्ड वेव। कॉन्टिन्यूटी में ये वेव चल रही है। या फिर हम ये कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन
टू नियरेस्ट क्रेस्ट और ट्रफ, जो सबसे पास वाले क्रेस्ट हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा उसे हम क्या कहेंगे, वेवलेंथ कहेंगे। ऐसे ही जो नियरेस्ट ट्रफ है उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा उसे भी हम क्या कहेंगे, वेवलेंथ। क्लियर। नेक्स्ट हम फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल न्यू से। फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ रेडिएशन और वेव पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड। एक सेकंड के अंदर एक पॉइंट में से कितने वेव पास कर रही हैं उसे हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के लिए हम यूनिट यूज करते हैं हर्ट्ज और पर सेकंड। ऐसे हम एक टर्म यूज करते हैं वेव नंबर। वेव नंबर है, इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल यूज करते हैं न्यू बार। ये जो लाइन है ये बार को रिप्रेजेंट कर रही है। इसका मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन यूनिट लेंथ। नॉर्मली हम इसकी जो यूनिट लेते हैं वो क्या लेंगे, पर सेंटीमीटर लेते हैं, लेकिन ये कोई फिक्स नहीं है। तो 1 सेंटीमीटर लेंथ के अंदर कितनी वेव प्रेजेंट है उसे हम क्या कहेंगे, वेव नंबर। रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशनशिप है, सबसे पहले हम डेफिनेशन का यूज कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ रेडिएशंस और वेव पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड। स्पीड क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, और यहां पर हम कह सकते हैं बाय रेडिएशन। अपॉन टाइम। फ्रीक्वेंसी को कंसिडर करने के लिए हमें टाइम क्या लेना होगा, 1 सेकेंड। तो यहां पर हम टाइम 1 सेकेंड ले लेते हैं। रेडिएशन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो हमें कैसे पता चलेगा, कितनी रेडिएशन 1 सेकेंड में उस पॉइंट से पास हो रही है। तो यहां पर इसको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ रेडिएशंस इनटू लेंथ ऑफ वन वेव। लेंथ ऑफ वन वेव को हम क्या लिखते हैं, वेव लेंथ। स्पीड को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल सी से, जो रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी ऑफ लाइट। नंबर ऑफ रेडिएशन थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड क्या होगी, फ्रीक्वेंसी। तो ये रिलेशनशिप है वेलोसिटी ऑफ रेडिएशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फिक्स है, सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किस स्पीड से ट्रेवल करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट से, 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर आपको फ्रीक्वेंसी पता हो तो वेवलेंथ निकाल सकते हैं, वेवलेंथ पता हो तो आप क्या निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। क्लियर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। नेचर में बहुत सारे टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एग्जिस्ट करती हैं। ये सब किसके रेस्पेक्ट में डिफर करते हैं, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ।
अगर हम इन सभी रेडिएशंस को अरेंज करें ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, तो इस अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। द अरेंजमेंट ऑफ radiations on the basis of increasing wavelength or decreasing frequency is called electromagnetic spectrum. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का हमें ऑर्डर याद रखना होगा, कभी कभार वेवलेंथ के ऑर्डर रेलेवेंट क्वेश्चन आ जाते हैं। सबसे कम वेवलेंथ है कॉस्मिक की, उससे ज्यादा है गामा रेज, देन एक्स रेज से ज्यादा है यूवी, देन विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ है वो किसकी है? रेडियो वेव्स की है। वेव नेचर की लिमिटेशंस क्या है? वेव नेचर का यूज कर वी कैन एक्सप्लेन फिनोमेनन लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डाइफ्रैक्शन। डाइफ्रैक्शन के बारे में आपने स्टडी नहीं किया होगा, इसको आप 12th फिजिक्स में स्टडी करेंगे। जो भी ऑप्टिक्स रेलेवेंट फिनोमेनन है उनको हम वेव नेचर से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कॉम्पटन इफेक्ट, ये कुछ इफेक्ट हैं जिनको हम वेव नेचर का यूज कर एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इनको एक्सप्लेन करने के लिए हमने पार्टिकल नेचर को कंसिडर किया। पार्टिकल नेचर को स्टडी करने से पहले हम इन इफेक्ट को स्टडी करेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो का मीनिंग क्या है? लाइट। इलेक्ट्रिक का मीनिंग है इलेक्ट्रॉन्स। अगर लाइट की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन के ऊपर कुछ इंपैक्ट आता है तो इस इफेक्ट को हम क्या कहेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब हम मेटल प्लेट के ऊपर लाइट इंसिडेंट करते हैं तो उस केस में मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो भी सकता है और नहीं भी। अगर इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो तो इस फिनोमेनन को हम क्या कहेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। द फिनोमेनन of ejection of electron from metal surface when light of suitable frequency incident on it। अगर इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा तो इसे हम कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अदरवाइज हम इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं कहेंगे। इन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और यहां पर जो करंट का फ्लो होगा, देखो इलेक्ट्रॉन हमेशा
नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन। यहां पर ये जो करंट है इसे हम क्या कहेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है टू परफॉर्म फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहां पर हमने क्या किया है? मेटल प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर दिया और इस मेटल को हमने वैक्यूम में प्लेस किया। तो जब हम इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट करेंगे वन बाय वन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, तो कुछ केस में हम ऑब्जर्व करेंगे सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा है और कुछ केस में नहीं हो रहा है। गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन से हमें पता चलेगा सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अगर करंट फ्लो हो रहा है तो इसका मीनिंग इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट होंगे, पॉजिटिव प्लेट इसको अट्रैक्ट कर रही है, इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट कर रही है, इसलिए पॉजिटिव प्लेट का नाम क्या है? कलेक्टर। तो ऑब्जर्वेशन क्या है इस एक्सपेरिमेंट की? all radiations do not show photoelectric effect. Whatever be the intensity of radiation, the minimum frequency required to show photoelectric effect is called threshold frequency. सभी रेडिएशन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं कर सकते हैं। जिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी के कोरस्पॉन्डिंग ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेंगे उसे हम क्या कहेंगे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एंड एनर्जी corresponding to it called threshold energy. और थ्रेशोल्ड एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई नोट से। और वर्क फंक्शन ऑफ मैटर, जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए उसे हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं या फिर वर्क फंक्शन ऑफ मेटल बोलते हैं। वर्क फंक्शन ऑफ मेटल किसके ऊपर डिपेंड करेगा? मेटल की टाइप के ऊपर डिपेंड करेगा। देखो किसी भी मेटल से अगर हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमें न्यूक्लियर अट्रैक्शन को ओवरकम करना होगा, क्योंकि एटम में न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन के पास क्या है? नेगेटिव। तो वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है। जब तक हम उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम नहीं करेंगे इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हो सकता। तो इस अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उसे हम क्या कहेंगे? थ्रेशोल्ड एनर्जी। और इससे रिलेटेड जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर? एट कांस्टेंट इंटेंसिटी, if we increase frequency of incident radiation, तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो इंक्रीज हो रहा है। इंटेंसिटी कांस्टेंट रखने का मीनिंग क्या है?
हम नंबर ऑफ रेडिएशन कांस्टेंट कर रहे हैं। अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं तो इसका मीनिंग क्या होगा, इंसिडेंट एनर्जी को बढ़ा। EI किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंसिडेंट एनर्जी को। अगर हम इंसिडेंट एनर्जी को बढ़ाएंगे तो उस केस में जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी, देखो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये जो डिफरेंस होगा इसे हम कहेंगे एक्स्ट्रा एनर्जी। एक्स्ट्रा एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। इसको आप ऐसे कंसिडर कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को आपको उठाना है, उस ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए अगर आप वो प्रोवाइड करते हैं तो आप जस्ट ऑब्जेक्ट को उठा रहे हैं। अगर आपने उससे ज्यादा फोर्स अप्लाई कर दिया, ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर दी, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहां पर जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी। और ये काइनेटिक एनर्जी किसको मिल रही है, जो आपने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए हैं, जिन्हें हम क्या बोल रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। तो ये रिलेशनशिप हमें ध्यान रखनी है, इसके बेस पर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेवेंट जो भी न्यूमेरिकल है वो सॉल्व करेंगे। जब भी हम इंसिडेंट एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल या उससे ज्यादा प्रोवाइड करते हैं तो उस केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। अगर आपने एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड की है तो वो किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में। अब फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्यों इंक्रीज हो रहा है, आपको पता है चार्ज अपॉन टाइम ये किसके इक्वल है, करंट के इक्वल। करंट तभी इंक्रीज हो सकता है या तो चार्ज इंक्रीज हो या फिर टाइम डिक्रीज हो। काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज होगी तो स्पीड इंक्रीज हो रही है, स्पीड इंक्रीज होगा तो टाइम क्या होगा, डिक्रीज होगा। यहां से यहां तक पहुंचने में जो टाइम पहले लग रहा था अब उससे कम लगेगा। अगर टाइम कम लग रहा है तो हम चार्ज पर यूनिट टाइम ज्यादा डिलीवर कर रहे हैं, इसका मीनिंग फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, लेकिन हमने इस फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड के या तो इक्वल लिया या उससे ज्यादा लिया हो, इसका मीनिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है। इफ वी इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, अगर हम फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखें और इंटेंसिटी को बढ़ाएं, इंटेंसिटी को बढ़ाने का मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ रेडिएशंस को इंक्रीज करना। वी ऑब्जर्व दैट फोटो इलेक्ट्रिक करंट आल्सो गेट इंक्रीज। इस सिचुएशन में भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हो रहा है, इसका रीजन क्या है, इंटेंसिटी बढ़ाने का मीनिंग है नंबर ऑफ रेडिएशन को बढ़ाना। एक रेडिएशन एक ही मेटल एटम के ऊपर इंसिडेंट होते हैं, इसका मीनिंग वो एक ही मेटल एटम को एनर्जी प्रोवाइड कर सकती है। अगर उसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड के या तो इक्वल हो या फिर उससे ज्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो सकता है। और इस कंडीशन में हम इस एनर्जी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, पहले अगर आप एक रेडिएशन प्रोवाइड कर रहे थे तो एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, अगर आपने 10 रेडिएशन प्रोवाइड किए हैं पर यूनिट एरिया पर तो 10 इलेक्ट्रॉन पर यूनिट एरिया से निकलेंगे। इसका मीनिंग चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी। अगर चार्ज इंक्रीज होगा तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो हमने यहाँ पर 3 ऑब्जर्वेशन के बारे में डिस्कशन किया है। सभी रेडिएशन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करती है, वही शो करती हैं जिनके पास एक सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और इससे रेलेवेंट जो एनर्जी है उससे हम क्या कहेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन ऑफ मेटल।
वर्क फंक्शन ऑफ मेटल किसके ऊपर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मेटल के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि डिफरेंट मेटल के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसके पास डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो डिफरेंट है। सेकंड पॉइंट हमने कवर किया है, अगर हम इंटेंसिटी कांस्टेंट रखते हैं और फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हो रहा है। इस केस में जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो स्पीड इंक्रीज होगी, तो चार्ज डिलीवर करने में कम टाइम लगेगा, इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है? इंक्रीज। थर्ड केस हमने कवर किया है, हमने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखी है, इंटेंसिटी को इंक्रीज किया है। एक रेडिएशन एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकती है, अगर हम उस रेडिएशन को 10 टाइम्स कर देंगे, इंटेंसिटी को 10 टाइम्स कर देंगे, तो चार्ज भी क्या हो जाएगा? 10 टाइम्स हो जाएगा। तो इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। क्लियर?